हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 ईवीएस का पहला अध्याय और इसका नाम है पटना से नाथुला की यात्रा। बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है आपके लिए। जो है ये 5 क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। 5 क्लास को कम से कम आप देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकता है। जैसे सीटेट में आप देखते हैं ना, वैसे ही इसको भी देखिए। पर्यावरण का जो क्वेश्चन है, ईवीएस का क्वेश्चन यहाँ से पूरा बनता है। चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा जानकारी भी दी गई है 5 क्लास में। तो पहला आपका यहाँ पर पटना से नाथुला की यात्रा है। शुरू करेंगे यहाँ से। तो चलिए, लिखा गया है कि 8 नवंबर 2010 की ठंड भरी काली रात, ठंड से कांपते ठिठुरते लोग पटना जंक्शन पर मित्रों के साथ रेलगाड़ी की प्रतीक्षा। गंतव्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक। ये कहाँ? तो गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम की है। अपने स्मारकों, सांस्कृतिक धरोहरों एवं विभिन्न परिवेश की पहचान और उनके संरक्षण को जानने की लालसा। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर अगली सुबह उतरे। पहला पड़ाव था सिक्किम जाने के मार्ग में स्थित दार्जिलिंग। कहाँ है? सिक्किम जाने के मार्ग में क्या पड़ता है? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का सुंदर पर्वतीय स्थल है। क्या है ये? दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल के ऊपर जाइएगा, सुंदर पर्वतीय स्थल है। और दार्जिलिंग की चाय सबसे पहला दार्जिलिंग की चाय को भौगोलिक जीआई टैग दिया गया। भौगोलिक संकेतक के रूप में दार्जिलिंग चाय, याद रखिएगा। सबसे पहले हरी भरी घाटियों और दूर दूर तक दर्शनीय हिमालय पर्वत दिखाई दिए। श्रृंखलाएं, हिमालयी पर्वत श्रृंखला। जैसे हम न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की पहाड़ियां चढ़ते गए, ठंड बढ़ती गई और स्वेटर पर जैकेट भी डालना पड़ा। टाइगर हिल पर खड़े होकर सुबह सुबह सालों भर बर्फ से ढकी रहने वाली कंचनजंगा की सतरंगी बदलती चोटी को देखना अद्भुत था। याद रखिएगा, टाइगर हिल पर खड़े होकर सुबह सुबह सालों भर बर्फ से ढकी रहने वाली क्या है? कंचनजंगा की इस खूबसूरत को दार्जिलिंग और सिक्किम के पूरे 12 दिवसीय प्रवास में जी भरकर देखने के बाद भी मन नहीं भरा। कंचनजंगा की ये खूबसूरती को दार्जिलिंग और सिक्किम के दार्जिलिंग, सिक्किम, कंचनजंगा, इन सारों को देखकर 12 दिन तक रुके, तब पर भी मन नहीं भरा। ये कंचनजंगा की तस्वीर आप देख सकते हैं। आगे चलेंगे। यहाँ पर आप बताइएगा कि इन 2 राजधानियों की बात लेख में की गई। एक पटना की जो है बिहार की राजधानी पटना है, तो दूसरी सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। दूसरा क्वेश्चन है, सुबह के समय बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटी कैसी दिखाई देती है? तो सुबह के समय बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटी सतरंगी दिखाई देती है, जिसकी खूबसूरती को देखने के बाद मन नहीं भरता है। ऊपर आप पढ़े थे, कंचनजंगा की चोटी पर बर्फ क्यों जमी रहती है? कंचनजंगा की चोटी पर? तो क्योंकि ये ऊंची है। करीब 5598 मीटर की ऊंचाई कंचनजंगा की। यहाँ पर ठंडा जो है काफ़ी रहता है। वहाँ पर तापमान करीब 0 डिग्री सेल्सियस भी रहता है और इसलिए कंचनजंगा की चोटी पर हमेशा बर्फ जमा रहता है। अगला देखेंगे, आपको सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो है कैसा दृश्य लगता है? आप लिखिए। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कैसा दिन लगता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के दिन समय जो है दृश्य काफ़ी अद्भुत, मनमोहक लगता है। और कंचनजंगा की उस खूबसूरती को दार्जिलिंग और सिक्किम के पूरे 12 दिवसीय प्रवास में भी ये जी भर के देखने के बाद भी इनका मन नहीं भरा था। और अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की कुछ अन्य चोटियों के नाम लिखिए। तो हिमालय पर्वत की अन्य चोटी में जैसे कि माउंट एवरेस्ट, तिब्बत नेपाल तिब्बत दोनों में पड़ता है। मैकाले तिब्बत नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में,
अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी भारत में, और नंगा पर्वत भारत में, और गॉडविन ऑस्टिन या आप उसको केटू भी कहते हैं ये, और काराकोरम भारत में। चलिए, या अथवा उसको काराकोरम कहते हैं। तो ये आप समझ गए कि हमने यहाँ पर चोटी के भी नाम आपको बताए। चलिए आगे देखेंगे, भारत के कुछ अन्य पर्वतीय स्थलों के नाम पता करिए। तो भारत के अन्य स्थलीय पर्वत के नाम आप बता सकते हैं। बहुत से नाम हैं जो कि यहाँ पर आप लिखिएगा तो लिख सकते हैं। आप जाते हैं दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर भी आपको पर्वत मिलते हैं। तमिलनाडु में ऊटी है, तो आप जो है कोडाई कनाल भी तमिलनाडु में है। कोटगिरी के तमिलनाडु में है, कुन्नूर तमिलनाडु में है। आप वहाँ पर घूमने भी जाते हैं। वहाँ पर मनाली देखिए हिमाचल प्रदेश में है, आप यहाँ पर भी घूमने जाते हैं। ये सब भारत के जो है पर्वतीय क्षेत्र हैं, और यहाँ पर जो है आप टूर करने के लिए भी जाते हैं। गुलमर्ग जाते हैं, जम्मू कश्मीर में है। लिखा गया कि हम लोगों ने दार्जिलिंग में घूमने का आनंद यहाँ के अनेक आकर्षक स्थलों को देखकर उठाया। जहाँ दार्जिलिंग का चाय बागान, चिड़ियाघर ने लुभाया, वहीं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, अजायब घर, लॉयड बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क में क्रमशः पशु पक्षी तितलियाँ, हिमालयी जीव जंतुओं ने विशेष रूप से हम सब लोगों का मन मोह लिया। जूलॉजिकल पार्क व अन्य जगहों में हमने याक नामक एक पशु को देखा। ये देख सकते हैं, याक है। उसके शरीर पर लंबे लंबे बाल थे। आपसे पूछता भी कि कैसा, मतलब शरीर पर किसके बाल होते हैं लंबे लंबे, ऐसे करके दे सकता है। ये स्थानीय लोगों का कहना था कि सिक्किम में भी यह पाया जाता है। बहुत ठंड वाले इलाकों में शरीर के लंबे बालों की वजह से ही याक रहना संभव हो पाता है। यहाँ पर याक को रहना संभव हो पाता है। लंबे लंबे बाल हैं तो ठंड से इसको बचाता है। ये चाय बागान देख सकते हैं, चाय बागान में काम करती हुई महिलाएं। अब देखिए, यहाँ पर बताना है आपको कि ठंडे इलाके में जंतुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल क्यों होते हैं। तो ठंडे इलाकों में जंतुओं के इसीलिए शरीर पर लंबे बड़े बड़े बाल होते हैं क्योंकि ठंड से वो बच सके। उष्मा और जो है, आप जानते हैं जंतु के बाल उष्मा और ताप के क्या होता है, बाल उष्मा और ताप का कुचालक होता है, और यह शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। क्या करता है, बाहर जाने से रोकता है, और यही बाहरी ठंड को शरीर में प्रवेश नहीं होने देता। यही बाल जो है शरीर में प्रवेश नहीं होने देता है बाहरी ठंड को। और यही कारण है कि बहुत से ठंड वाले इलाके में जंतुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं, और जो उन्हें क्या करता है, ठंड से बचाता है और उनकी प्राणों की रक्षा करता है। ये ठंड से बचे नहीं तो क्या होंगे, तो मृत्यु हो सकती है। चलिए अब आगे, आप भी जो है कपड़े पहनते हैं ठंड के दिनों में क्यों पहनते हैं? जो शरीर का तापमान है, जो उष्मा है, वो बाहर नहीं आए, और वह जो है कपड़ों से, मतलब आपके जो स्वेटर बड़े बड़े जो ऊन वाले पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? इसी के कारण कि जो शरीर का जो है यहाँ पर ताप और उष्मा है वो बाहर नहीं आ पाए और शरीर गर्म रहे। चलिए यहाँ पर अब बताइएगा कि रोप वे पर सवार होकर बादलों के बीच से गुजरते हुए चाय बागान को देखना बड़ा आनंददायक रहा। हमने मैदानी इलाकों में बादल हमसे बहुत दूर ऊपर दिखाई पड़ते हैं। आपके मैदानी इलाकों में तो दूर दिखाई देता है, लेकिन आप पहाड़ पर जाइए, छूइएगा आप उसको। परंतु यहाँ पर हम सभी बादलों के बीच थे और घाटियाँ बादलों से भरी थी। कभी कभी चाय बागानों में हम से नीचे भी बादल दिख रहे थे। चाय बागानों में नीचे दिखता है बादल, आपसे नीचे। हम दार्जिलिंग गए हुए हैं, हमको थोड़ा अनुभूति है। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के लिए रवाना हो गए। अब देखिए, हिमालय पर्वतारोहण चढ़ने के लिए जाएंगे तो कैसा अनुभूति होगा। और यहाँ पर है लिखा गया कि पर्वतारोहियों के लिए चिड़ियाघर के नज़दीक हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है। कहाँ पर है? चिड़ियाघर के नज़दीक में। यहाँ भारत के गौरव जो हैं तेनजिंग नोर्गे की आदमकद मूर्ति लगी हुई है।
ये भारत के गौरव है। कौन है? तेनजिंग नोर्गे। यहाँ का एवरेस्ट म्यूजियम एक रोमांचक यादगार है। यहाँ का जो एवरेस्ट म्यूजियम है वो रोमांचक याद है। यही मुझे जो है तेनजिंग नोर्गे के बारे में कुछ जानकारी मिली जो इस प्रकार है। याद रखिएगा, इनका नाम बहुत बार पूछा जाता है। और शुरू करते हैं यहाँ पर इनके परिचय को, जो बहुत बार पूछा जाता है। लिखा गया है कि पर्वतारोहियों के साथ तेनजिंग 20 साल की उम्र में ही कुली के रूप में जाते रहते थे। कुली के रूप में सामान ढोकर 20 साल की उम्र में तेनजिंग जो है 20 साल की उम्र में तेनजिंग यूं तो भारत के मूल निवासी बन गए थे, मगर उनका जन्म तिब्बत में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? तिब्बत में। और बन गए थे मूल निवासी कहाँ के? भारत के। और बचपन के दिन उन्होंने नेपाल में बिताए। जन्म हुआ तिब्बत में, भारत के निवासी बने, बचपन हुआ बीता नेपाल में। वैसे तो उन्हें बिल्कुल भी पढ़ना लिखना पसंद नहीं था, मगर देश विदेश के पर्वतारोहियों के साथ वे कई भाषाओं में बातचीत कर लेते थे। वे तुरंत सबसे दोस्ती भी कर लेते थे। 1947 में एक पर्वतारोही दल के साथ जाते समय अपने एक साथी जो है बॉगडी नोरबुक जो पहाड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। इनका नाम याद रखिएगा, जो साथी का नाम है वो है बॉगडी नोरगो। ये गिर गए थे पहाड़ से और गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। उनको पीठ पर लाद कर कई मील चलकर अस्पताल ले गए और इस प्रकार बॉगडी को बचाया गया। इनको पीठ पर लाद लिए ये तेनजिंग साहब, और यह जो है अस्पताल पहुंच गए। तेनजिंग के नाम को आप याद रखना है, 1947 याद रखना है, और इनका जन्म और बचपन और जो है अस्थाई, ये तीनों याद रखना है। अस्थाई रूप से भारत के निवासी बने और जो है जन्म हुआ तिब्बत में, बचपन बीता नेपाल में। आगे चलेंगे। सन 1953 में तेनजिंग नोर्गे सर एडमंड हिलरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट, जो कि समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है, पर चढ़े और विजय का झंडा गाड़ा। याद रखिएगा, कब चढ़े? तो 1953 में चढ़े। 1953 में चढ़े। किन के साथ चढ़े? तो सर एडमंड हिलरी के साथ यह जो है पर्वत पर चढ़ गए और एवरेस्ट पर जाकर ये झंडा गाड़ते हैं। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर है, ये तो आप जान ही रहे हैं। और डेट याद रखना है, इन दोनों व्यक्तियों का नाम याद रखना है, और ऊंचाई तो एवरेस्ट का आप जानते हैं। 1953 याद रखिएगा, तेनजिंग नोर्गे याद रखिएगा, सर एडमंड हिलरी याद रखिएगा, और एवरेस्ट तो ये आपको याद ही रखना है, यहीं पर चढ़े ही हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर है। चलिए, यहाँ पर अब क्वेश्चन है कि तेनजिंग नोर्गे के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। आपने ऊपर में लिखा, देखा कि तेनजिंग नोर्गे जो कि ऊपर पर पहले क्या करते थे? तो कुली का काम करते थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ तिब्बत में, पले बले बचपन बीता नेपाल में, अस्थायी निवासी बस गए भारत में। भारत का गौरव तेनजिंग नोर्गे जाने माने पर्वतारोहियों में से एक, और उनकी आदमकद मूर्ति जो है चिड़ियाघर के निकट हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में लगी हुई है। और तेनजिंग नोर्गे भारत के मूल निवासी बने, ये तो हमने आपको बताया। पर्वतारोहियों के साथ तेनजिंग 20 साल की उम्र में कुली का काम करने लगे थे। कुली के रूप में वो जाते थे, और तेनजिंग नोर्गे जो है इनको पढ़ने में मन नहीं लगता था। वह जो है देश विदेश के भाषाओं को भी जानते थे, क्योंकि देश विदेश के विदेशी लोगों के साथ उनका आना जाना था। और 1953 में जो है वो अपने किनके मतलब कि 1953 में तेनजिंग क्या होते हैं? ये चढ़ते हैं, तेनजिंग ऊपर चढ़ते हैं एवरेस्ट पर 1953 में 8848 मीटर की ऊंचाई पर ये चढ़ जाते हैं। और आपको याद रखना है कि अपने दोस्त को ये बचाते हैं, और अपने दोस्त ये बॉगडी नोरबू को उन्होंने 1947 में बचाया था, पीठ पर लाद कर अस्पताल पहुंचा दिया था। ये सारे जो है बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पर अगला हम पॉइंट अब देखेंगे कि हिमालय पर्वतारोहण संस्थान लोगों ने काफ़ी समय गुजारा और पर्वतारोहण के संबंध में जानकारी प्राप्त की।
इस संस्थान को माउंट एवरेस्ट पर विजय की खुशी में सन 1954 ईस्वी में स्थापित किया गया। बताइएगा हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कब स्थापित किया गया? तो ये माउंट एवरेस्ट की विजय की जो है फतह करने की खुशी में 1954 को स्थापित किया गया। ये तेंजिंग नोर्गे के बारे में आपको याद रखना है। तेंजिंग नोर्गे की जो है यहाँ पर पहली बार 1953 में ये फतह करते हैं एवरेस्ट को, और इन्हीं के खुशी में जो है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई। और यह जो है पर्वतारोहण के लिए प्रशिक्षण लेना भी जरूरी होता है। आप जानते हैं इसको ट्रेन किया जाता है, और पर्वतारोही दलों को अपने साथ क्या क्या ले जाना पड़ता है ये तो आपने पढ़ा भी है सीटेट में, और यहाँ पर भी आपको पढ़ना है कि टेंट, रस्सी, पर्वतारोहण के लिए ज़रूरी औजार, पर्याप्त भोजन, पानी, गर्म कपड़े और इत्यादि लेकर जाना पड़ता है। ये इतने सारे जो हैं सामान लेकर ऊपर जाते हैं। टेंट, रस्सी, पर्वतारोहण के लिए ज़रूरी जो औजार है, और पर्याप्त भोजन, पानी, गर्म कपड़े। अब भारत में पर्वतारोहण के कई संस्थान हैं। पहले एक ही था हिमालय पर्वतारोहण, 1954 में स्थापित हुआ। कब क्यों हुआ? तो ये एवरेस्ट पर विजय की खुशी पर स्थापित हुआ। तेंजिंग नोर्गे के जो है फतह करने की खुशी में यह जो है स्थापित हुआ, एवरेस्ट को फतह करने की खुशी में। और ये इनके साथ जो गए थे इनका नाम भी याद रखना है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किनके साथ ये जो है भारत एवरेस्ट पर चढ़े थे। तो एडमंड हिलरी के साथ, सर एडमंड हिलरी के साथ, याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखेंगे यहाँ पर कि इसके बावजूद हर दल के साथ ऐसा व्यक्ति जो वहीं का रहने वाला हो एवं पर्वतों पर चढ़ने में पारंगत हो, कुली या गाइड के रूप में चलता है। ये कुली या गाइड के रूप में आपके साथ चलता है। ऐसे गाइड को दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। ऐसे गाइड को क्या कहा जाता है? दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। यह बहुत सम्मान का पद है। ये क्या है? ये बहुत सम्मान का पद है। ये कुली और गाइड जो होते हैं, ऐसे गाइड को क्या कहते हैं? दार्जिलिंग में सिरदार कहते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है पूछा जा सकता है कि दार्जिलिंग में गाइड को क्या कहते हैं? तो सिरदार कहते हैं। और यहाँ पर आगे है कि यह बहुत सम्मान का पद है। तेंजिंग नोर्गे को भी सिरदार की उपाधि मिली थी। आपको पता है ना, 20 साल की उम्र में ये कुली का काम करने लगे थे, इसलिए इनको सिरदार की उपाधि मिली थी। जब उन्होंने अपने साथी को बचाया तो इनको जो है सिरदार की उपाधि मिली। गाइड का जो है काम कर रहे थे। जो यहाँ पर गोल्डी को इन्होंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको हमने बताया था कि आप याद रखिएगा कि इनको कौन साथी था? तो इनका साथी था ये जो है बोंगडी नोर्बू। आगे चलिएगा, देखिए पर्वतारोहण के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो ऊपर आपने पढ़ा कि जो सामान होता है, जो भी सामान ले जाना पड़ता है वो तो तैयारी करना ही पड़ेगा। सबसे पहले प्रशिक्षण लेना पड़ता है। इसके लिए जो है अगर ऊपर आप जाते हैं, जो भी आवश्यकता की सामान होती है, पर्वतारोही हैं उनके लिए टेंट, रस्सी, जरूरी औजार, भोजन, पानी, गर्म कपड़ा, ये इत्यादि जो है सारे सामान ले जाने पड़ते हैं। और उनके साथ चलते हैं कुली, गाइड। ये जो हैं, जो ऐसे गाइड जो दार्जिलिंग में क्या कहलाते हैं? तो ऐसे गाइड जो दार्जिलिंग में आपको कहलाते हैं सिरदार कहलाते हैं। ये जो हैं इनके साथ चलते हैं। तो ये गाइड और कुली जो है उनकी मौके पर सहायता भी करते हैं, और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं ये भी उनको देते हैं। आगे चलेंगे यहाँ पर, जो कि लिखा गया कि संस्थान में पर्वतारोहण के काम आने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्रियां संजोकर रखी गई है। यहाँ पर शिक्षण की भी व्यवस्था है। अगला है यहाँ पर कि पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर जाने के पश्चात विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बारिश, आंधी, तूफान, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी मुकाबला करना पड़ता है। इसकी मुकाबला करना पड़ता है। उन्हें विशेष प्रकार से बने जूते और कपड़े पहनने पड़ते हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर भी ले जाने पड़ते हैं। ये देख सकते हैं कि पर्वतारोहण ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये एडमंड हिलरी हैं और ये हैं तेंजिंग नोर्गे। ये तस्वीर याद रखिएगा, 1953 याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, और 1954 भी याद रखिएगा, क्योंकि खुशी के मौके पर ये फतह किए थे, इन्हीं के मौके पर हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की जाती है। आगे यहाँ पर हम चलेंगे,
यहाँ पर कुछ फिर क्वेश्चन है कि पिछले पृष्ठ में 2 जाने माने पर्वतारोहियों के चित्र दिखाए गए, क्या ये आपको क्या क्या पहने हुए दिखाई देते हैं? तो आप देख सकते हैं ना कि ये क्या क्या पहने हुए हैं। विशेष प्रकार के कपड़े, सिलेंडर लदे हुए हैं, सिलेंडर लदे हुए हैं। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, इनके जो है विशेष प्रकार के कपड़े हैं। टोपी पहने हुए हैं, पैर में इनके जूते होंगे, हाथ में दस्ताने, और जो है खाने पीने के पर्याप्त जो है भोजन प्राप्त जो है लिए होंगे, और साथ ही साथ जो है पानी और गैस जो है ऑक्सीजन सिलेंडर, ये जो है पूरे साथ देख सकते हैं कि पूरा बांधे हुए हैं। भारी होता है, ट्रेनिंग इसलिए लेना पड़ता है कि आप स्तंभ हो जाएंगे कि उतना सामान जो है आप ले जा सके। अब देखिए उन्हें ऐसे कपड़े की ज़रूरत क्यों होती है कि ऑक्सीजन लेवल ऊपर घटता है, आंधी तूफान, पथरीला जो है रास्ता है, और ठंड है, बारिश है, इन सभी से बचने के लिए और ऑक्सीजन की कमी का मुकाबला करने के लिए जो है विशेष प्रकार के जो है यहाँ पर मतलब सिलेंडर भी ले जाते हैं और कपड़े भी पहनते हैं विशेष प्रकार के। समझ गए? चलिए आगे यहाँ पर चलेंगे कि अगला है कि संस्थान के सदस्यों ने बताया कि सिर की सुरक्षा के लिए सर्दी, गर्मी व बरसात के अलग अलग किस्म की टोपियां पहनी जाती है। ये अलग अलग गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, इसके लिए अलग अलग जो है टोपी पहनी जाती है। आँखों के लिए चश्मे और हाथ के लिए दस्ताने की आवश्यकता है। यहाँ पर लोगों ने बर्फ़ के बीच सोने के लिए विशेष प्रकार के स्लीपिंग बैग भी देखे, जो बर्फ़ में सोने के लिए होते हैं, स्लीपिंग बैग। इसके पश्चात हम लोग प्रशिक्षण देखने गए। यहाँ पर पर्वतारोहियों को अपनी पीठ पर सामान लादकर बर्फ़ की पहाड़ियों पर चढ़ने और सीधी ढलान पर उतरने का अभ्यास कराया जाता है। रस्सी, कुल्हाड़ी, कुदार के सहारे चढ़ाई करवाई जाती है। रस्सी, कुल्हाड़ी और कुदार के सहारे जो है चढ़ाई करवाई जाती है। सभी मज़े से प्रशिक्षण का मज़ा जो है प्राप्त कर रहे थे। क्या क्या जो है यहाँ पर प्रशिक्षण में लिया जाता है, तो मतलब कैसे चढ़ा जाता है। यहाँ पर पर्वतारोहियों को पीठ पर सामान लाद देते हैं और जो है बर्फ़ की पहाड़ियों पर चढ़ने और सीधी ढलान से उतरने का अभ्यास कराया जाता है। चढ़ो और सीधी ढलान से उतर जाओ, और रस्सी, कुल्हाड़ी और कुदाल के सहारे चढ़ाई करवाई जाती है। ये याद रखिएगा। यहाँ पर देखेंगे एक पॉइंट और है कि इसको भी याद आपको रखना है। हाल के समय में फिलहाल बिहार के पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त किया। अभी तत्काल जो है उसका भी नाम याद रखिएगा कि हाल ही के समय में जो है पर्वतारोही बिहार की कौन थी, तो निरुपमा अग्रवाल। इन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त किया। कौन है? निरुपमा अग्रवाल, ये बिहार की हैं। ये याद रखना है आपको। अगला देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन कि पर्वतारोहियों को चढ़ने के किन किन सामानों की आवश्यकता होती है, इसकी सूची बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको हमने बता दिया कि इनको चढ़ने के लिए, पर्वतारोहियों को चढ़ने के लिए रस्सी की, ज़रूरी औजार की, कुदाल, कुल्हाड़ी, चश्मे, दस्ताने, स्लीपिंग बैग, टेंट, अलग अलग प्रकार की टोपियाँ, भोजन सामग्री, पानी, झंडे, ऑक्सीजन, ये सब जो हैं उन्हें ले जाने पड़ते हैं, और गर्म कपड़े, ये सारे जो हैं इनकी आवश्यकता होती है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेते समय क्या क्या कर रहे थे, तो पर्वतारोहण जो है प्रशिक्षण लेते समय क्या क्या कर रहे थे, तो प्रशिक्षण लेते समय अपनी पीठ पर सामान जो है लाद कर बर्फ़ की पहाड़ियों पर चढ़ने और सीधी ढलान पर उतरने का अभ्यास कर रहे थे, और साथ ही साथ रस्सी, कुल्हाड़ी और कुदार के सहारे जो है चढ़ाई करवाई जा रही थी, ट्रेनिंग दी जा रही थी। और इस प्रकार आप देखते हैं कि पर्वतारोही जो है अपना ट्रेनिंग लेते हैं। यहाँ पर आप एक पॉइंट और, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है बनेगा, देखिएगा क्या है कि दार्जिलिंग की यात्रा के पश्चात हमने अगले पड़ाव गंगटोक के लिए प्रस्थान किया। कहाँ? दार्जिलिंग की यात्रा खत्म होती है और अगले पड़ाव होता है गंगटोक की ओर। गंगटोक समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है? 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम राज्य की राजधानी है। गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम राज्य की राजधानी है। समुद्र तल से 6000 मीटर ये ऊंचा है। यह पहाड़ों के ढलानों पर विभिन्न स्तरों को काट कर बसाया गया शहर है। क्या है? पहाड़ के जो ढलान है उसको काट कर विभिन्न स्तर से उसको काटा गया और यहाँ पर बसाया गया शहर है। ऊपर नीची ढलानों पर बनी सड़कें और उस पर बिना हॉर्न बजाती कतार से चलती गाड़ियाँ। ऊपर नीची ढलानों पर बनी सड़कें और जो है उस पर बिना हॉर्न बजाती कतार से चलती गाड़ियाँ। शहर के अंदर कहीं गंदगी, कूड़े कचरे का नामो निशान नहीं।
सभी दुकानों के आगे कचरे फेंकने के डिब्बे। किसी भी परिस्थिति में कोई भी किसी भी तरह का कचरा सड़क पर नहीं फेंक सकता। ये जो है यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस प्रकार के जो हैं यहाँ पर नियम हैं। जो कचरे कहाँ पर, तो डिब्बे में ही फेंके जाएंगे। यहाँ पर हॉर्न नहीं बजा सकते सड़क पर। एक जो है नीचा ढलान से बना हुआ सड़क है, उस पर बिना हॉर्न बजाती कतार की चलते हुए सड़कें, मतलब कतार में चलते हुए गाड़ियाँ। यहाँ पर गंदगी के नामो निशान नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। और 6000 फीट की ऊंचाई पर यह सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक। आगे है यहाँ पर कि शाम के समय महात्मा गांधी सड़क अद्भुत नज़ारा। महात्मा गांधी सड़क अद्भुत नज़ारा। साफ सुथरी चौड़ी सड़क के बीचों बीच फूल भरे पौधों की सुंदर सजावट। दोनों तरफ सजी हुई दुकानें, सड़क के बीचों बीच लकड़ी, लोहे एवं पत्थरों से बने बेंचों पर बैठकर धीमे भारतीय संगीत के साथ चाय कॉफ़ी की चुस्कियां का मजा ही कुछ और था। यहाँ पर याद रखना है, दोनों तरफ सजी हुई दुकानें थीं, सड़क के बीचों बीच लकड़ी, लोहे एवं पत्थरों के बने बेंचों पर बैठकर भारतीय संगीत के साथ चाय और कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेने में मज़ा ही कुछ और था। तरह तरह के फूलों के पौधे सुसज्जित इस सड़क के दृश्य को देखते ही बनता था। यहाँ जो है सड़क के किनारे पगडंडियों पर लोग चलते हैं और कभी आराम करने के लिए सड़क के बीच की सुसज्जित जगह पर बैठ जाते हैं। तभी तो लगा कि हम अलग दुनिया में आ गए हैं। अब देखिए कि यदि आपको घर के आसपास ऐसा वातावरण बनाना हो तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, अपने आसपास के जो वातावरण अगर बनाइएगा तो अपने घर के आसपास को पूर्ण रूप से साफ सुथरा करिए और वहाँ के आसपास में जगह में जो है तरह तरह के फूल जो है बागवानी करिए। और यहाँ पर आप जो है पगडंडियाँ बना सकते हैं, प्लास्टर सोलिंग कर सकते हैं और जो है बैठने के लिए छोटे पार्क की व्यवस्था कर सकते हैं। फूलों की सिंचाई के लिए, साफ करने के लिए पगडंडियों की व्यवस्था कर सकते हैं और यहाँ पर बैठने के लिए पार्क में जो है कुर्सियाँ लगा सकते हैं। ये जो है अपने आसपास के वातावरण को इस प्रकार से सुसज्जित कर सकते हैं। ये आप सुसज्जित करने की बातों को समझ गए होंगे कि किस प्रकार आप पार्क में जाते हैं तो किस प्रकार की पार्क की व्यवस्था होती है। उसी प्रकार अपने घर को आसपास की व्यवस्थाओं को आप कर सकते हैं वैसी व्यवस्था। यहाँ पर एक तस्वीर आप देख सकते हैं, ये परिधान। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे सिक्किम पहाड़ों और घाटियों में भरा एक छोटा राज्य। सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा राज्य है। तीस्ता यहाँ की मुख्य नदी है। यहाँ की नदी क्या नाम है, तो तीस्ता है। सिक्किम की मुख्य नदी का नाम बताइएगा तो तीस्ता है। यहाँ मुख्यतः लेपचा, नेपाल, भूटिया 3 जातियाँ निवास करती हैं। यहाँ पर कौन कौन सी निवास करती हैं जातियाँ? लेपचा, नेपाली और भूटिया। नेपचा, नेपाली और भूटिया 3 बार हमने बोल दिया। 3 यहाँ पर जातियाँ हैं, 3 बार हमने बोला। यहाँ के लोग मेहनती, सीधे सरल और सहयोगी होते हैं। यहाँ की औरतें रंगीन कपड़े और मनकों से युक्त सोने के आभूषण पहनना पसंद करता है। ये देख सकते हैं इनके परिधान। गंगटोक में हम लोगों ने फूलों का बगीचा, बॉटनिकल गार्डन, रूम टेक मोनेस्ट्री आदि देखा। क्या क्या गंगटोक में देखने को मिला? फूलों का बगीचा देखने को मिला, बॉटनिकल गार्डन देखने को मिला और रूम टेक मोनेस्ट्री देखने को मिला। रूम टेक मोनेस्ट्री करमापा मतलब बौद्ध धर्मगुरु का निवास भी है। क्या है? रूम टेक मोनेस्ट्री करमापा ये करमापा मतलब होता है बौद्ध धर्मगुरु का निवास भी है। यह बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल भी है। क्या है? दर्शनीय स्थल भी है। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा यहाँ पर, सिक्किम के लोग कैसे होते हैं? तो सिक्किम के लोग ऊपर आप जो है बता लेंगे यहाँ के लोग जो हैं कैसे होते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ के लोग मुख्यतः जो है कौन कौन से हैं? लेपचा, नेपाली और भूटिया जातिया के लोग निवास करते हैं। यह जो है सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा सा राज्य है और यहाँ के लोग जो है मेहनती, सीधे और सरल होते हैं। और यहाँ की महिलाएं जो है रंगीन और मनकों को युक्त जो है सोने की आभूषण पहनना पसंद करते हैं। ये आप यहाँ पर बताइएगा। चलिए, एक दिन अब आगे है कि एक दिन हम लोग गंगटोक से लगभग 52 किलोमीटर की दूर समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला घूमने गए। कहाँ? तो नाथुला की ऊंचाई बताइएगा कितना है? 14,500 फीट की ऊंचाई पर नाथुला है।
और गंगटोक से कितना किलोमीटर दूर है? तो 52 किलोमीटर दूर है। समुद्र तल से उसकी ऊंचाई नाथुला की कितनी है? तो 14,500 फीट ऊंचा है। यह भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नाथुला कहाँ है? तो भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ये देख सकते हैं, भारत और तिब्बत की सीमा है नाथुला। जैसे जैसे हम गंगटोक से आगे बढ़े और ऊपर चढ़े, ठंड बढ़ती गई। इन पहाड़ों पर घुमावदार सड़क सांप की तरह दिखाई पड़ती है। यहाँ पर कैसी सड़क है? तो सांप की तरह दिखाई देने वाली घुमावदार सड़क है। और सड़क के एक किनारे जो है, सड़क के एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ हजारों फीट के नीचे गहरी खाई है। सड़क के एक तरफ जो है पहाड़ है तो दूसरी तरफ खाई है। यह देखकर मन घबरा जाता है। आखिर नाथुला आ गए। बिछी हुई बर्फ की चादरों के बीच हम सभी खड़े थे, उत्साहित और आनंदित। सबसे जो है ऊंचाई पर शान से लहरा रहा अपना प्यारा तिरंगा। इतनी ऊंचाई पर तिरंगा का लहराना देख मन जो है गर्व से भर गया। दूसरी ओर चीन देश का झंडा भी यहाँ पर लहरा रहा था। ये देख सकते हैं, चीन और भारत का झंडा नाथुला में। और आगे है कि अपने देश की रक्षा के लिए सीमा पर चौकस वीर सैनिक हम सब लोगों का मार्गदर्शन भी कर रहे थे। सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। 50-60 सीढ़ियां भी चढ़ना मुश्किल हो रहा था। सांस फूलने लगे। सैनिक बर्फ पर न चलने एवं सीढ़ी पर जो है रुक रुक कर चढ़ने को कर रहे थे। बर्फ पर नहीं चलने के लिए और सीढ़ी पर रुक रुक कर चढ़ना है। बच्चों को दौड़ने के लिए मना किया जा रहा था। बच्चे तो ठहरे बच्चे भला कहाँ रुकने वाले थे। एक बच्चा बेहोश हो गया। सभी चिल्लाने लगे, जल्दी कैंप ले जाओ, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। सैनिकों ने तो उन्हें तुरंत मेडिकल कैंप में पहुंचाया। प्राथमिकी उपचार के बाद जो है बच्चा स्वस्थ होकर वापस आ गया। यहाँ पर देखेंगे बच्चा की बेहोश क्यों हो गया? तो बच्चा की ऑक्सीजन लेवल क्या हो गई? डाउन हो गई। बच्चा को सांस लेने में क्या हुआ? दिक्कत होने लगा, इसीलिए वह जो है बेहोश हो गया। याद रखिएगा। आगे चलिए, यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे कि नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया क्वेश्चन है कि नाथुला का जो रास्ता है प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। चीन के यात्री इसी कठिन मार्ग से चलकर विक्रमशिला, पाटलिपुत्रा, नालंदा और बोध गया तक आते थे। कहाँ से? तो चीन के यात्री इसी रास्ते से चलकर विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा, बोध गया आते थे। हमने यहाँ लगभग 1 घंटा बिताया। ये प्राचीन रास्ता याद रखिएगा, सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। नाथुला का जो रास्ता है प्राचीन काल में सिल्क मार्ग से जाना जाता था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब आगे है कि ऊंचे पर्वतीय स्थल अपने प्राकृतिक सौंदर्य, स्वच्छ वातावरण और शांत माहौल से सभी को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। ऐसी भावना के साथ सभी लोगों ने वापसी की यात्रा शुरू की और इस प्रकार से आपका चैप्टर होता है समाप्त। और जो भी कुछ क्वेश्चन 2-4 हैं उसको भी हम करेंगे अभी समाप्त। देखिए, भारतीय सीमा पर सैनिकों ने तिरंगा क्यों फहराया? भारतीय सीमा पर तिरंगा क्यों फहराते हैं लोग? क्योंकि इंगित करता है कि यह हमारी भूमि है, यानी भारत की भूमि है, जिसकी रक्षा के लिए हम वीर जो है सैनिक सतत तैयार हैं। भला अपनी संपदा या भूमि पर किसको गर्व नहीं होता? क्यों किसको गर्व नहीं होगा? यही जो है मचक भारतीय सीमा और वीर सैनिक तिरंगा फहराने का होता है। यही जो है कारण है कि यहाँ पर आपको तिरंगा फहराए जाते हैं। आगे चलेंगे। अपने गांव या शहर के सड़क की तुलना गंगटोक के महात्मा गांधी मार्ग से कीजिए। जैसे मेरे गांव की सड़क पर बैठने के लिए कुर्सियां नहीं बनी है, महात्मा गांधी मार्ग पर सुंदर कुर्सियां बनी है। तो आपके सड़क में क्या होते हैं? तो आपके सड़क में, मेरे गांव के सड़क में कैसी होती हैं? सड़क चौड़ी और साफ सुथरी नहीं होती है। जबकि महात्मा गांधी जो है मार्ग क्या था? चौड़ा और साफ सड़क था। गंदगी की तो नाम ही नहीं था। यहाँ पर जो है सजावट थे, फूलों के सुंदर सुंदर जो है सजावट। गांव के सड़क में जो बीचों बीच फूलों की सजावट नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर थी। गांव के सड़क पर आप आराम करने के लिए जो है आप कुर्सी नहीं, मतलब कि टेबल जो बनता है वो नहीं लगाते। आप यहाँ पर बेंच नहीं लगता है, यहाँ पर लगता है। यहाँ पर टेबल बनाए जाते हैं, बैठने की व्यवस्था की जाती है सड़क के मार्ग आराम करने के लिए, और यहाँ पर नहीं होता है बिहार में। अगला है कि क्या किसी और देश का झंडा देखा है? यदि हाँ तो किस देश का नाम लिखिए और झंडे का चित्र आप बना सकते हैं। बहुत से देश होते हैं, आप लिख सकते हैं, चीन का, नेपाल का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, सबका लिखिए। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर जो है
आप अपनी कक्षा के बच्चों के का जो है 4-5 समूह बनाइए और अपने 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 समूह के लिए झंडे का डिज़ाइन ये तो आप कर सकते हैं। चलिए आगे है कि आपने कभी जो है कभी भी यात्रा की हो या यात्रा के बारे में पढ़ा हो तो उसके बारे में लिखिए। अभी आपने यात्रा के बारे में पढ़ा है तो अभी बताइएगा कि क्या-क्या है। गंगटोक गए, गंगटोक के बाद जो है पहले गए दार्जिलिंग गए, नाथुला गए, गंगटोक गए, सिक्किम जो सिक्किम की राजधानी है, यहाँ पर गए ना? कैसी-कैसी बातें यहाँ पर देखने को मिली, सारी बात आप बताइएगा। चलिए, तो इस प्रकार से आपका चैप्टर होता है समाप्त। अब आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलिए अगले चैप्टर में। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद।